हम ये कहते हैं कि हमारे समाज ने अगर इंडिया गठबंधन को SC/ST समाज ने वोट दिया, जो कड़वा सच है, लेकिन जब समाज पर एक त्रासदी आई, सुप्रीम कोर्ट ने जब एक ऑर्डर दिया तो उस पर दोनों नेता चुप रहे। उनकी चुप्पी को समाज ने समझा और उनकी चालाकी को समझा। इसके बाद में बाबा साहब की स्टेचू शिफ्ट हुई, उस पर ना ही अखिलेश यादव जी ने और ना ही राहुल गांधी जी ने एक शब्द बोला है। तो ये चुप्पी है कांग्रेस के नेताओं की, या जो सो कॉल्ड समाजवादी नेता हैं। और मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी तो इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि जब हमारा प्रमोशन रिजर्वेशन बिल जो था, जब संसद में पेश कर रहे थे नारायण स्वामी तत्कालीन जो डिप्टी मिनिस्टर थे, तो हमारे जो नगीना के सांसद थे उस समय के, जो समाजवादी पार्टी के ही पार्टी से थे, उनके हाथ से बिल फटवाया गया, छीना गया। नारायण स्वामी जी जो मिनिस्टर थे और फाड़ दिया गया। तो ये जो चीज़ें कभी भूली नहीं जा सकती हैं। अगर बात करें मायावती जी की, जो कांड हुआ लखनऊ गेस्ट हाउस का कांड था, वो भी अपने आप में एक यादगार। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वोट लेना एक अलग इशू है, लेकिन SC/ST मामलों पर ईमानदार होना दूसरा इशू है। तो मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहूँगा, जिस तरीके से सरकार में धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा है। अभी राज्यसभा में नॉमिनेशंस हुए हैं, तो उसमें एक वाल्मीकि समाज का एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे समाज की एक बेटी को राज्यसभा का सांसद बनाया गया। पिछले तो हमने अरविंद केजरीवाल साल को देखा, झाड़ू के नाम पर उन्होंने चुनाव तो लड़ लिया, ऑटो वालों से SC से वाल्मीकि से वोट तो ले लिया, लेकिन जब तक राज्यसभा बनाने का नंबर आया तो एक भी उनको वाल्मीकि दिखाई नहीं दिया, एक भी उनको जाटव चमार नहीं दिखाई दिया, एक भी उनको ऑटो वाला दिखाई नहीं दिया, एक भी उनको माइनॉरिटी दिखाई नहीं दिया, एक भी गरीब आदमी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अपने गुप्ता अपनी बिरादरी के लोगों को ही वहाँ पर ला करके अपना राज्यसभा में जाने का मौका दिया। तो कहने का मतलब ये है, अब कुल मिला के सरकार में पहले एक मंत्री था संदीप, उसका इस्तीफा हुआ, राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हुआ, अब आनंद का इस्तीफा हुआ। अब तो SC समाज का एक भी मंत्री दिल्ली सरकार में मंत्री नहीं है इस समय पर, खाली पड़ा हुआ। तो इससे क्या है कि ये जो राजनेता हैं, इनके दोहरे चरित्र का ये स्पष्ट रूप से मैं कहूँगा कि इसको हम एक प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। और कहतनी और करनी में बहुत अंतर है। जिस स्टाइल में राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने लाल किताब संविधान दिखा करके वोट लिया, अगर बहुत अच्छा लगता कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उस जजमेंट को लेकर के वो वहाँ पर आवाज़ उठाते, वहाँ पर SC/ST समाज के दर्द को समझते और उसमें अपनी, बल्कि उल्टा हुआ कि उनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर साहब, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ना केवल उसका स्वागत किया बल्कि वो उसको लागू करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनीतिक पार्टियों के जो दोहरे क्षेत्र SC/ST मामलात में हैं, वो जाहिर हैं। भारत का हर जो समझदार व्यक्ति SC/ST समाज में, जिसे सोचने समझने की शक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से मिली है, वो सब चीज़ को समझता है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये दलाली क्यों, बीच में जो SC/ST वोट के बीच में दलाल है, अंततः क्या है, गठबंधन बीजेपी के साथ हो रहा है, कांग्रेस के साथ हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ। और बीच में SC/ST समाज के जो लोग हैं वो भी दलाली करते हैं। जो मैं दलाली वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, दलाली इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझे नहीं बात आप। कारण ये है कि अगर बीजेपी के साथ ही गठबंधन में सरकार में जाना है या कांग्रेस के साथ ही सरकार गठबंधन में जाना है, तो इससे अच्छा था वो युग अच्छा था जो इंदिरा गांधी के ज़माने में जगजीवन राम रक्षा मंत्री हुआ करते थे और ये माना जाता था कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो कांग्रेस को वोट देते हैं, तो कांग्रेस के हकों को भी, कांग्रेस जो है SC/ST के हकों को भी ध्यान में रखती थी, पट्टे देती थी, लोन देती थी, अब बच्चों को रिजर्वेशन देती, बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब तो ये वोट कहीं जा रहा है और सरकार कहीं और है, तो सरकार भी सोचती है जब हमें इनका वोट ही नहीं मिला हम इनकी बात क्यों करें। तो ये दोहरी मार इस समय अनुसूचित जाति जनजाति समाज का व्यक्ति इस समय जो है ना उसका शिकार हो रहा है। सर, खतरनाक दलितों के लिए बीजेपी ज्यादा है कांग्रेस ज्यादा है? देखिए, मेरा कहना यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दो नाम है, मेरा साफ तौर पे ये कहना है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बीजेपी बदनाम है, बीजेपी बदनाम है। बीजेपी इतने सारे काम करने के बावजूद भी आज तक अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की पहली पसंद नहीं बन पाई है, क्योंकि उसकी तरफ से कुछ लोग बीजेपी की, जहां भारत के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, वो रामनाथ कोविंद से पूर्व राष्ट्रपति से मिलने के लिए नए साल पर ग्रीट करने के दिवाली पर जाते हैं। वो अपने पद का भी ये सोच नहीं रखते कि भाई, वो सोचते नहीं पूर्व राष्ट्रपति जी मैं उनके घर जाऊंगा, समझे बात आप। तो जहां तक द्रौपदी मुर्मू ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो भारत की राष्ट्रपति बनेंगी, लेकिन मैं कहूंगा कि वर्तमान सरकार ने ST समाज के व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान देकर के राष्ट्रपति के पद पर पहुंचाया। मेरा सिर्फ मोदी साहब से, आपकी टीवी चैनल के माध्यम से ये निवेदन रिक्वेस्ट है कि साहब, निजी क्षेत्र जो है वो सरकार के पैसे से चल रहा है, उनका अपना कुछ भी नहीं है। सरकारी जमीन सस्ती सरकार के से ले रहे हैं और बैंकों का पूरा पैसा है। विजय माल्या जी ने हवाई जहाज बनाया, किंगफिशर, पैसा तो बैंकों का था, उनका था ही नहीं, तो उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए था। अब अगर इस समय पर इंडिगो चल रहा है, पैसा बैंकों का सारा है, इंडिगो के मालिक का तो उसमें एक भी पैसा नहीं है, तो उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए। अगर जो पैसा आज की डेट में
हमारे जो हमारे टॉप उद्योगपति माने जा रहे हैं, अडानी अंबानी साहब, पैसा तो बैंकों का है, तो उस क्षेत्र में रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर भारत के बाहर अमेरिका में हर कार्य में जो वहां पर जो काले गोरे का इशू है, उस इशू पे ब्लैक्स को अमेरिका के हर कार्य में हिस्सेदारी मिल रही है, सरकार में हिस्सेदारी मिल रही है, देश में पैदा होने वाले हर रोजगार में प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी वहां लागू किया गया है। तो इंडिया में प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी लागू करके इस देश के सबसे गरीब तबके के लिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो देश में जातिगत प्रताड़ना का लंबे समय शिकार होता रहा है और आज भी हो रहा है, उसके लिए द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी अमेरिका के सिद्धांत पर भारत में लागू होनी चाहिए और निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में वर्तमान आबादी SC/ST के उनके हिसाब से आरक्षण लागू किया जाए और देश के में जो भी रोजगार पैदा हो रहे हैं उस हर रोजगार के अंदर SC/ST की भागीदारी, इनकी जो जनसंख्या उसके अनुपात में सुनिश्चित अगर सरकार करेगी मोदी साहब की, तो मोदी साहब का ये कार्यकाल एक स्वर्ण युग के रूप में जाना जाएगा और मोदी साहब के इस कार्य के लिए अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनका हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करूंगा। देखिए, कांग्रेस के बारे में या राजनीतिक पार्टियों के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। पिछले दिनों में हाँ, ये जरूर मैंने महसूस किया है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के जो NDA घटक के जो नेता के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, तो रिजर्वेशन खत्म करने वाले कौन लोग थे? फ्रंट की गवर्नमेंट थी, जिसमें देवगौड़ा जी, गुजराल साहब, ये लोग प्रधानमंत्री थे और रेल मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनके साथ में थे। लेकिन रिजर्वेशन को वापस करने का काम किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान में 3 संशोधन करे, 81, 82 और 85। इसके बाद में फिर दोबारा कर से बीच में कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार ने वायदा किया था तालकटोरा स्टेडियम में गृह मंत्री तत्कालीन सुशील कुमार शिंदे जी ने कि हम मानसून सत्र के अंदर प्रमोशन में रिजर्वेशन के बिल ला करके कानून बनाएंगे, आरक्षण को कानून बनाएंगे। ये वायदा मनमोहन सिंह साहब ने हम लोगों से किया था प्रधानमंत्री के रूप में। सरकार 10 साल रही, लेकिन ना आरक्षण कानून बना, ना प्रमोशन में रिजर्वेशन का कानून पास किया गया। तो कथनी और करनी में शिमला जो इनका डिक्लेरेशन था, कांग्रेस 10 साल शासन में आने से पहले जब इन्होंने अपना मांग पत्र जारी किया तो उसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत की। इन्होंने, इनकी तत्कालीन जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थी मीरा कुमार जी, उन्होंने उद्योगपतियों को बुलाने का काम भी किया। उसके बाद इसको आगे कुमारी सैलजा और मुकुल वासनिक ने भी जारी रखा, लेकिन आज तक निजी क्षेत्र में आरक्षण का कानून जो है कांग्रेस 10 साल में नहीं बना पाई। वापस फिर बीजेपी की सरकार आई। अब ये आए तो इन्होंने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को 2015 में अपने आप मजबूत करने का काम किया। फिर 2018 का आंदोलन आया तो पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ, तो इस वर्तमान मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन करके एट्रोसिटी एक्ट को दोबारा करके फिर मजबूत किया और उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निष्प्रभावी करने का काम किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन जब खत्म किया तो इस सरकार ने फिर अध्यादेश ला करके फिर रिजर्वेशन को बहाल करने का काम किया। अम्बेडकर से जुड़े हुए हम 5 तीर्थों की बात करते हैं तो लंदन का घर हो, चाहे 26 अलीपुर रोड जहाँ बाबा साहब का परिनिर्माण हुआ, चाहे आपका 15 जनपद जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर 200 करोड़ की लागत से बना, 26 अलीपुर रोड अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बना, आपकी दीक्षा भूमि नागपुर के रेनोवेशन के लिए करोड़ रुपया सरकार ने सैंक्शन किया, आपका महू की जो बाबा साहब की जो जन्मभूमि है उसका रेनोवेशन का काम बीजेपी ने किया, 500 करोड़ की भूमि परचेज करके इंदू मिल की जो है बम्बई के अंदर वहाँ पर बाबा साहब का स्मारक बनाने का काम किया। मोदी जी की सरकार आने से पहले कोई नहीं जानता था संविधान दिवस क्या होता है, लेकिन मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संविधान दिवस की खोज की और संविधान दिवस की खोज करके पहली बार लोकसभा के अंदर उसको मनाया और आज पूरे देश के सामने हम सब लोग संविधान दिवस को मनाने का काम कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी भी संविधान दिवस को नहीं खोज पाए जो मोदी सरकार ने खोजने का काम किया। MSME के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को रोजगार के अवसर मिले, जिसमें एक लोन की सुविधा सरकार के द्वारा छोटे उद्यमियों के लिए दी गई, उसमें SC/ST समाज के काफ़ी बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने में कामयाब। सरकार के माइनस पॉइंट्स क्या है कि सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण बहाल इस सरकार ने भी नहीं किया। 10 साल के कार्यकाल में अगर ये सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण बहाल करने का काम करती, जैसे अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, उसमें तुरंत ही सरकार ने सेम डे कैबिनेट की बैठक बुला करके क्लियर किया कि क्रीमी कंसेप्ट को हम इसमें लागू नहीं करेंगे SC/ST मामले में। एक स्टैचू बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू का शिफ्टिंग का मामला भी है, उसमें हमने 9 अगस्त को भारत का मतलब पूरे भारत के लोगों को बुला करके एक आंदोलन किया। आप सब लोगों की उपस्थिति में लाखों लोग थे वहाँ पर, और सरकार से कहा कि ये आस्था का मामला है, अगर राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह ही बनाना आपकी एक मान्यता का मामला रहा है तो बाबा साहब की स्टैचू भी मान्यता का मामला है।
अब उसको उसी स्थान पर लगा दें। इस विषय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 8 तारीख को पूरे समाज के सब समाज की सभा हम लोग अम्बेडकर भवन पे आयोजित कर रहे हैं। इस 14 अक्टूबर 2024 के बड़े आंदोलन को उसको हम बाबा साहब की जो भूमि है यानी कि अम्बेडकर भवन पर ही पूरे देश के लाखों लोगों को बुला करके वहाँ पर उसका आयोजन करेंगे। सवाल इस बात का है कि सरकार जो कांग्रेस की आप बात करते हैं, तो कांग्रेस की सरकार में अगर इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीयकरण के दौर को निकाल दिया जाए या राजीव गांधी के कार्यकाल को स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के द्वारा जो SC/ST के समाज के बच्चों को नौकरी मिली, अगर उस कार्यकाल को निकाल दिया जाए, उसके बाद में प्रधानमंत्री जितने भी कांग्रेस के आए उन्होंने SC/ST डेवलपमेंट में कोई काम किया ही नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बल्कि कहा जाए तो बीजेपी की सरकार चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में रही हो और चाहे मोदी साहब के नेतृत्व में काम कर रही हो, इनके कार्य वर्तमान समय में SC/ST के हक में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो ऐसा जैसा भी मैंने कहा कि आज तक कोई ST समाज का कोई आदमी कोई भी आज ट्राइबल चीफ मिनिस्टर नहीं बना, लेकिन आज बीजेपी ने आने के बाद में आपके सामने छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एक चीफ मिनिस्टर दिया, उड़ीसा में ट्राइबल चीफ मिनिस्टर दिया, 2 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के रूप में, और अभी ट्राइबल समाज से हमारी जो बहन है अजय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति दिया। तो ऐसा बहुत सारे मुद्दे सरकार के सम्मुख ले जाने में जब हम लोग अपनी प्रस्तुति करते हैं, सरकार के सामने रखते हैं, सरकार का कोशिश होती है कि उसमें एक पॉजिटिव कंसिडरेशन हो। जैसे 2 अप्रैल 2018 के बच्चे जो जेल गए, हमने जब बात की सरकार से तो उनको हमने कहा कि भाई इनको बच्चों को रिहा करो, और सरकार ने उसमें एक रचनात्मक कदम उठाते हुए काफ़ी बच्चों को रिहा करने का काम किया। हमने उस मीटिंग में कहा कि हमारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, उसको जेल में बंद है, तो 1 हफ्ते के अंदर हमारे डिस्कशन के बाद, नेगोशिएशन के बाद, सरकार के साथ बातचीत के बाद में 1 हफ्ते के बाद में चंद्रशेखर आज़ाद को भी रिहा कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है, अच्छा कमी और क्वालिटी दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है, खासियत भी है और कमियां भी। लेकिन जहां तक अभी पिछले दिनों हमने देखा, जिन्होंने संविधान की लाल किताब रख करके लाल किताब दिखा करके और उन्होंने बीजेपी को 400 से 240 पे ले आए, ये उनकी उपलब्धि हो सकती है।